गुड आफ्टरनून। मैं सुभाष मिश्रा आपको फिफ्थ यूनिट का सेकंड पार्ट प्योर बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है स्ट्रेस, स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन, stress in a varying cross sectional area, stress in a cross sectional bar, and relation between each young modulus, modulus of elasticity, and bulk modulus, and some questions. So all of these parts are discussed. Then in that second topic, I am discussed about what is the meaning of pure bending and what is the bending equation. तो बच्चों ये मान के चलिए कि 100% आप में से आपको डेरिवेशन यूपीडीओ बेंडिंग इक्वेशन या टॉर्जन इक्वेशन का 100% देगा। इसके बाद आपको कोई न्यूमेरिकल देगा, या तो आपसे बेंडिंग इक्वेशन आपसे वो पूछ लेगा या अदरवाइज आपसे टॉर्जन इक्वेशन वो आपसे पूछ लेगा। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से सेट है कि एक डेरिवेशन पार्ट आ गया, और एक चीज़ है कि एक इससे न्यूमेरिकल। लेकिन जब हम पहले एक एक स्टेप को देखते हैं, इसी पीपीटी में हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि प्योर बेंडिंग ऑफ बीम क्या है हमारा और टॉर्जन पार्ट्स क्या है। तो आगे हम लोग लेट अस स्टार्ट प्योर बेंडिंग। बेटा यहाँ प्योर बेंडिंग को समझने के लिए हम ये एक चीज़ समझते हैं, लॉजिक हमारा, कि हम ये मान के चलते एक बीम है हमारे पास, और इस बीम पे जब हम कोई लोड लगाएंगे तो उसके ऊपर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट लगेगा। उस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा, वहाँ पे डिफॉर्मेशन उस बीम के अंदर होगा, और ये बीम इस डिफॉर्मेशन को ना लाने के लिए इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहे होंगे। इसके कारण इसमें एक स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। सो पहली चीज ये है कि ये जो बेंड शब्द है, तो ये पता चला कि लोड होगा, तो ये लोड जो है ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट के कारण हमारा बेंडिंग क्रिएट होगा। देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए कि इसमें कितना बेंडिंग चाहिए, बीम में कितना बेंडिंग स्ट्रेस होना चाहिए, क्या उसका मटेरियल होना चाहिए कैसा, और कौन किन पैरामीटर पे वो डिपेंड करेगा, उसके लिए हम पहले एक एजम्पशंस की बात करेंगे। हम ये मानेंगे कि एक कोई बीम है, क्योंकि विदाउट हम एजम्पशंस के इसको नहीं मानेंगे। मानते हैं एक बीम है, तो उसका बीम का जो मटेरियल हो वो होमोजीनस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर हो। अब एक लॉजिक की बात ये है कि ये होमोजीनस वर्ड क्या है। होमोजीनस मीन द मटेरियल, ऑल द मटेरियल इज मेड ऑफ, या द बीम इज मेड ऑफ ऑल द सेम मटेरियल, वो पूरी बीम आपके एक ही मटेरियल से बना हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनस। एंड आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द बीम इज सेम। आपकी प्रॉपर्टीज जो एवरीवेयर क्या हो वहां पे सेम। तो पहला एजम्पशन ये मान के जाता है मटेरियल of the beam is homogeneous and isotropic in nature. Second one is the value of Young modulus. So that's one, first one is a clear कि homogeneous and isotropic, and the second Young modulus of elasticity is same in tension and compression. ये वर्ड समझिए क्या है। If you suppose Young modulus क्या है, यंग मॉडुलस वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव। अब ये ना हो कि टेंशन के समय पे आपका क्या हो, यंग मॉडुलस चेंज हो जाए, और कंप्रेशन के समय पे यंग मॉडुलस आपका डिफरेंट लिखे। तो ये ऐसा नहीं मान के, हमें ये मान के चलना है कि जब हम टेंशन भी करें तब भी उसका यंग मॉडुलस सेम हो, और जब हम कंप्रेशन को परफॉर्म करें तब भी यंग मॉडुलस हमारा सेम। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, दोनों में क्या हुआ आपका सेम बेटा। द थर्ड वन इज ट्रांसवर्स सेक्शन व्हिच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड रिमेन प्लेन आफ्टर। ये क्या है कि हम ये मानेंगे जो लेयर होगी, न्यूट्रल लेयर होगी हमारी, वो हमारी क्या होगी, पहले भी स्ट्रेट रहेगी, और जब बेंडिंग कर देंगे तो ये भी हम मान के चलेंगे कि वो स्ट्रेट है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं हुई है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन की बात है, जो मतलब उसका बेंडिंग न्यूट्रल एक्सेस की बात हम करेंगे। सो दैट्स वर प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, हम पहले मानेंगे चौथा पॉइंट कि बीम इज इनिशियली स्ट्रेट and all the longitudinal bend into circular arc with common center of curvature। हम ये मानेंगे बीम हमारी पहले स्ट्रेट है, जब इसको बेंड किया गया
सो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका होगा जहां जिसके अबाउट ये बेंड होगी, एक सेंटर की तरफ ये बेंड करने झुकने की कोशिश करेगी। दैट इज अ फोर्थ एजम्पशन। एंड द फिफ्थ एजम्पशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज। जितना बेंड होगा वो ज्यादा लार्ज होना चाहिए कंपेयर्ड विद डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बीम के डायमेंशन के हिसाब से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लॉन्ग होना चाहिए। सो इतनी बात हम लोग जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो एजम्पशन है, इन्हीं एजम्पशन को लेके हम क्या करेंगे, हम अपने बेंडिंग को परफॉर्म करेंगे, मतलब यानी हम अपनी बेंडिंग इक्वेशन को फाइंड करेंगे। सो बेटा देखिए, अभी हमने एक टुकड़ा लिया बीम का ए बी सी डी, एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई आपकी डेल्टा एक्स है, और इसको बाय का द बेंडिंग मूवमेंट हमने लगाया, दैट इज आपका एम बेंडिंग मूवमेंट से हमने क्या किया, उसको घुमाने का स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एम बेंडिंग मूवमेंट से उसको घुमाया है। अब इसमें बेंडिंग मूवमेंट लगाया तो स्वाभाविक बात है ये बेंड होगा। अब देखिए पहले हमारे पास पहले बात हमारे पास टुकड़े की लंबाई, पहले हमारे पास लेयर टॉप लेयर एसी एंड बॉटम लेयर हमारे पास बेटा बीडी थी। जब मैंने इसको बेंडिंग मूवमेंट दिया, इसको बेंडिंग मूवमेंट दिया तो देखिए क्या हुआ, टॉप लेयर कन्वर्ट हो गई ए डैश सी डैश एंड बॉटम लेयर बी डैश डी डैश में हो गई। लेकिन इसके बीच में देखिए एक एन हमने डिनोट किया है, ये देखिए यहीं से एन है, आप यहां से देखिएगा एन यही है आपका जो मैं बता रहा हूं, मैंने यहां लिख दिया है एन यही। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। जब देखिए पहले बेंडिंग के समय एन वही था, जब इसको बेंड किया गया तब भी एन वही रहा, एन में कोई फर्क नहीं किया, तभी दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ लेयर इज नोन एज न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल एक्सेस या न्यूट्रल लेयर। इसमें क्या हुआ कि जब बेंडिंग के समय भी न्यूट्रल लेयर की लेंथ वही थी, और जब हमने बेंडिंग मोमेंट लगाया तब ना उसकी लेंथ बढ़ी ना उसकी लेंथ घटी, इसलिए दिस टाइप ऑफ द लेयर इज नोन एज बेंडिंग लेयर। इसके बगल में एक डायग्राम बना है, ये मैंने स्ट्रेस डायग्राम बना। पहले तो स्ट्रेस का फंक्शन समझिए कि आप देखिए एसी वाली जो लंबाई है, एसी की लंबाई क्या हो रही, जब इसको बेंड किया गया तो एसी की लंबाई हो गई कम, एकी की लंबाई क्या हो गई कम, मतलब ये हो गई आपकी डिक्रीज, ये आपकी क्या होगी बेटा, ये हो गई आपकी डिक्रीज, और ये आपकी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब ये है कि और बीडी देखिए क्या है बेटा, बढ़ गई, ये मतलब आपकी क्या हो गई इंक्रीज हो गई, ये आपकी क्या है इंक्रीज है। जब ये इंक्रीज है बेटा तो हमें पता चला दो तरीके की स्ट्रेस यहाँ जनरेट, ऊपर वाले लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी और नीचे वाले लेयर में आपकी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट। क्यों, कंप्रेसिव स्ट्रेस में हमारी क्या होती है लेंथ कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेस में हमारी लेंथ बढ़ती है। तो ये आपको कोई पूछ दे कि टॉप लेयर में कौन सी आपकी स्ट्रेस, तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव। लिए जो एरो है इधर भाग रहा है कंप्रेसिव, इधर वाले में टेंसाइल वाले में, इसलिए ये डायग्राम जो बन रहा है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का इसी तरीके बनता है। और अब हमें ये एनालिसिस करनी है कि हमारी लेयर में कितना चेंजेस हुआ। तो हम एक लेयर मानते हैं स्ट्रेट, हमने एक EF एक लेयर मानी न्यूट्रल लेयर के नीचे जिसकी डिस्टेंस न्यूट्रल लेयर से डेल्टा वाई है, और जब हमने इसको मोड़ा, जब बेंडिंग मूवमेंट लगाया तो इसका एक कर्वेचर जो हमने एक आपको फोर्थ पॉइंट बनाया था कि आपका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसके अबाउट ये बेंड करेगी, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और न्यूट्रल लेयर के बीच के डिस्टेंस को हमने R से बेटा डिनोट किया है, और मेकिंग एंगल थीटा, और वो एंगल कितना मेक कर रहा है, थीटा मेक कर रहा है।